हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद पे डिस्कस करेंगे, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बीपीएससी का जीएस पेपर 2 का सेक्शन ए का टॉपिक है, जिसमें आप सभी को भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है, इंडियन पॉलिटिक का सेक्शन पढ़ना है। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो बीपीएससी केंद्र राज्य संबंध यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पूछी है, संघवाद पर क्वेश्चन पूछी है, लेकिन उसमें कभी भी प्रतिस्पर्धी संघवाद को जोड़ करके क्वेश्चन नहीं पूछी है। तो हो सकता है कि आगामी परीक्षा में आप लोगों से प्रतिस्पर्धी संघवाद को टेल के रूप में ऐड करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद में क्या अंतर है। क्या प्रतिस्पर्धी संघवाद आज समय की मांग है? समीक्षा करें। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे तो उसका आंसर हम कैसे तैयार कर सकते हैं? ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले हम संघवाद को डिफाइन करेंगे कि संघवाद होता क्या है। ठीक है, इसके पश्चात जो है संघवाद के प्रकार पे हम आएंगे कि संघवाद दो प्रकार के होते हैं, एक सहकारी संघवाद और दूसरा प्रतिस्पर्धी संघवाद। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद हम आएंगे कि सेंट्रल और स्टेट में यानी केंद्र और राज्य में तनाव का बिंदु क्या है, यानी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच किन मुद्दों पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चौथे पॉइंट पर आप एक्सप्लेन कीजिएगा सतत और समावेशी विकास का मुद्दा। ठीक है, सतत और समावेशी विकास का मुद्दा हमारी सरकार का लक्ष्य है और इसलिए अभी हमारे देश में प्रतिस्पर्धी संघवाद का उतना अच्छा माहौल नहीं है, वातावरण नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट पर भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और पांचवें नंबर पे हम लोग निष्कर्ष फिर डिस्कस कर लेंगे। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा अगर आपसे, तो सबसे बेस्ट आंसर का फॉर्मेट यही हो सकता है। ठीक है, तो आप इसी फॉर्मेट को पालन कीजिएगा। मैं सारे पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आज समय अभाव के कारण मैं इसके पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, केवल मैं आप लोगों को उत्तर का प्रारूप लिख दिया था कि उत्तर आप लोगों को कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए आप लोगों को आंसर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और ध्यान से सुनिएगा, मुझे लगेगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, देखिए संघवाद को जब आप डिफाइन कीजिएगा ना, इस वाले पॉइंट को जब आप डिफाइन कीजिएगा तो आप इस तरीके से लिखिएगा कि भारतीय संविधान का भाग वन में आर्टिकल्स 1 से 4 के बीच, आर्टिकल्स 1 to 4 के बीच किस चीज का डिस्कस किया गया? भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल्स 1 कहता है, इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है, पहले आप लोग आर्टिकल से स्टार्ट कीजिएगा। आर्टिकल्स 1 कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है और यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑफ स्टेट्स। हमारे भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है। मैंने क्या बोला? हमारे देश में संघीय व्यवस्था है, लेकिन संघीय व्यवस्था के लिए कहीं फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं किया गया है। हम संघीय व्यवस्था के लिए हमने ए यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड का यूज किया है। ठीक है, अब आप मतलब समझिए कि ए यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या हुआ, इसको एग्जामिनेशन हॉल में एक्सप्लेन करना है। ए यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब हो गया कि भारत में जितने भी राज्य हैं,
जैसे कि भारत में अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश ये सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि मुझे अब भारत में नहीं रहना है, मुझे एक अलग स्वतंत्र देश बना दिया जाए। ये 28 स्टेट 8 स्टेट ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? कि भारत क्या है, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स है। देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी भारत राज्यों का संघ है। हाँ, ये बात अलग है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम राज्यों को छोटे भागों में डिवाइड करके एक अलग राज्य बना सकते हैं प्रशासनिक सुविधा के लिए। जैसे कि आप देखिएगा, पहले बिहार और झारखंड क्या थे, एक ही स्टेट में थे, लेकिन बिहार और झारखंड का डिवीजन कर दिया गया, आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से अलग कर दिया गया, यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। ठीक है, और बहुत सारे नए राज्यों की भी मांग चल रही है। महाराष्ट्र में विदर्भ बनाने की मांग चल रही है। इवन यहाँ तक कि बिहार में भी अलग राज्य मिथिलांचल की मांग की जा रही है, मगध क्षेत्र की मांग की जा रही है। तो मांग की जा रही है, ठीक है, लेकिन वो कहेंगे कि हम भारत में नहीं रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से लिखना है कि संघवाद हमारे भारतीय संविधान में संघवाद का चर्चा भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 के बीच किया गया है। आर्टिकल्स 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ होने का मतलब है कि भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको अपने मन से भारत से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। इसी तरीके से आपको व्याख्या कर देना है। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पर मेंशन आप लोग कर सकते हैं कि संघवाद का मतलब क्या हुआ। संघवाद का मतलब हुआ कि सरकार का जो स्तर है, सरकार यहाँ पर कम से कम दो स्तर पे काम करे। एक केंद्रीय स्तर पे सरकार काम करनी चाहिए, जैसे अभी केंद्रीय स्तर पे सरकार करती है, और दूसरा जो काम होना चाहिए, एक राज्य स्तर पे करना होना चाहिए। देखिए भारत में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट पे किसका शासन है अभी? तो बीजेपी का शासन है। अगर आप स्टेट में देखिएगा, बिहार में देखिएगा तो किसका शासन है? तो जदयू और राजद का गठबंधन है, आरजेडी का शासन है। उसी तरह आप अलग स्टेट में देखिएगा, महाराष्ट्र में, यूपी में, सब जगह अलग अलग राष्ट्रीय पार्टियां की सरकार है और केंद्र स्तर पे अलग पार्टी की सरकार है। तो संघवाद का मतलब हुआ सरकार को स्तर के हिसाब से, लेवल के हिसाब से डिवाइड करना। ये लेवल क्या हो सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है हमारे यहाँ, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद क्या हो सकता है? स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, और एक अलग और भी हो सकता है, लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस में क्या हो गया, जो हमारे स्तर पे जो राष्ट्रीय सॉरी हमारे यहाँ पर जो नगर निगम है, नगर परिषद है, ग्राम पंचायत है, जहाँ पे मुखिया और जिला परिषद का इलेक्शन होता है, वो कहने का मतलब है कि जो हमारे यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन है, उसको हम लोग तीसरे सेगमेंट में रखते हैं। तो फेडरेशन में सरकार कितने लेवल पर होती है? 3 लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड में जो है लोकल गवर्नेंस। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, ये इतना ही एक्सप्लेन करना है इसमें। तीसरा में संघवाद में सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद का मतलब क्या हुआ कि सहकारी संघवाद का मतलब समझिए, सहकारी संघवाद का मतलब हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी स्टेट्स गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, ये आपस में मिल करके काम करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी? आपस में मिल करके काम करेगी और किसी भी मुद्दे पर सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करेगी। ठीक है, यहाँ पर ये होता है सहकारी संघवाद में कि न तो सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी है, ठीक है, न तो सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी है
स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, और न ही स्टेट गवर्नमेंट जो है बड़ी है सेंट्रल गवर्नमेंट से। यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, न तो सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी है न ही स्टेट गवर्नमेंट बड़ी है। यहाँ पर देश के विकास में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में मिल करके काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में मिल करके काम करती है, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है थर्ड डायमेंशन, आप आ जाइए। इसमें हम लोग इसका प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है। प्रतिस्पर्धी संघवाद के मतलब हुआ कि प्रतिस्पर्धी संघवाद का मतलब हो गया कि राज्यों के बीच आपस में कंपटीशन होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ध्यान से। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, जितने भी राज्य हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, इन स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच आपस में कंपटीशन होना चाहिए, आपस में प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, ठीक है, कंपटीशन होना चाहिए। क्यों कंपटीशन होना चाहिए? क्योंकि अगर कोई राज्य विकास में अगर ऊपर चला जाता है, अगर किसी राज्य का विकास बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, ठीक है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए जाए कि गुजरात का विकास काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है, आप दिल्ली का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय स्तर की जो सरकार है, यहाँ पर ज़्यादा निवेश करने के लिए ज़्यादा लालायित होगी। क्यों? क्योंकि ये सब राज्य डेवलप है, ठीक है। कोई भी पूंजीपति वर्ग जो होगा वो क्या पिछड़ा हुआ क्षेत्र में, पिछड़े हुए राज्य में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेगा? नहीं करेगा। पहले बिहार की भी यही स्थिति थी। बिहार काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड स्टेट था। इसके कारण जो बाहर के से जो इन्वेस्टर्स थे वो बिहार में निवेश करना पसंद नहीं करते थे। हालांकि अब की स्थिति में सुधार हुआ है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स बिहार में आ रहे हैं और आने की कतार में भी खड़े हैं। तो आपको क्या लिखना है इसमें? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब हुआ कि प्रतिस्पर्धी संघवाद का मतलब हुआ कि विकास के लिए राज्यों के मध्य आपस में एक दूसरे से कंपटीशन होना, और इस तरीके से कंपटीशन होना कि मेरा जो स्टेट है दूसरे स्टेट से आगे निकल जाए। इससे बेनिफिट होगा क्या कि सभी 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विकास की होड़ मचेगी, और जब ये आपस में विकास के लिए होड़ मचेंगे तो इसका परिणाम होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि इंडिया जो है, भारत जो है, ऑटोमेटिक विकास कर जाएगा। क्योंकि सारा स्टेट आपस में एफर्ट लगा रहे हैं कि मैं विकास कर जाऊं, मैं विकास कर जाऊं। अगर मैं विकास करूंगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, भारत की जो केंद्रीय सरकार है, वो हमें ज़्यादा फंडिंग करेगी। मान लिया जाए कि गुजरात अगर ज़्यादा डेवलप हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहाँ ध्यान हो जाएगा? गुजरात के विकास पे ज़्यादा ध्यान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से फायदा ज़्यादा होगा। निवेश करेंगे तो रिटर्निंग जल्दी मिलने की संभावना रहेगी। तो यही कहलाता है प्रतिस्पर्धी संघवाद, ठीक है। अब सबका मीनिंग को आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद एक चीज़ आप लोग यहाँ पे कीजिएगा कि सहकारी संघवाद को एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे भारत और राज्यों के बीच जो डिवीजन किया गया है, शक्तियों का जो डिवीजन किया गया है, उस डिवीजन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिएगा। क्योंकि आपको तो आंसर 22-23 मिनट में ही लिखना है, तो आप ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। इसके अंतर्गत क्या कर दीजिएगा, अनुसूची 7 का एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। शेड्यूल 7 का, जिसमें क्या है, प्रशासनिक, इसमें जो है शक्तियों का डिवाइड किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने विषय हैं 97 है, ठीक है, ऐसे काउंटिंग के आधार पे 100 है।
राज्य सूची में कितने विषय हैं, ये 61 है, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा सहकारी संघवाद में, ठीक है। और इसी पॉइंट में और एक्सप्लेन कीजिएगा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच 3 प्रकार की शक्तियों का डिवाइड किया गया है, विधायी संबंध किया गया है, ठीक है। सारे आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा। प्रशासनिक संबंध की बात कर लीजिएगा, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, और तीसरे नंबर पर आप कर लीजिएगा वित्तीय संबंध, ठीक है, वित्तीय संबंध। अब देख लीजिए कि विधायी संबंध का चर्चा कहाँ से किस आर्टिकल्स के बीच किया गया है। केवल आपको जो है आप जो है केवल आर्टिकल्स का ये कर दीजिएगा, इसको एक्सप्लेन मत कीजिएगा, नहीं तो लंबा टाइम लग जाएगा। जैसे 245 से लेकर के 255 के बीच विधायी संबंध का चर्चा किया गया है। आर्टिकल 245 से लेकर के 255 के बीच। उसी तरह जो हमारा प्रशासनिक संबंध है इसको एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 256 से लेकर के आर्टिकल 263 के बीच। और वित्तीय संबंध का जो चर्चा किया गया है आर्टिकल 264 से लेकर के 293 के बीच। बस इतना ही आपको लिखना है। अभी तक आप क्या क्या सीख लिए, संघवाद को कैसे लिखना है उस चीज को समझ गए, संघवाद में सहकारी संघवाद को कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सहकारी संघवाद क्या है उसको लिख दीजिएगा, अनुसूची का चर्चा कर दीजिएगा, विधायी प्रशासनिक वित्तीय संबंध को चर्चा कर दीजिएगा, प्रतिस्पर्धी संघवाद को आप समझ गए। इतने सारे पॉइंट को आप समझ गए, और इतना जितना मैं पॉइंट बताया हूँ आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। और आपको तो 22-23 मिनट में ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन नहीं करना है आर्टिकल्स वाले पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच तनाव का बिंदु क्या है, क्या है तनाव जो है, किस किस पॉइंट पर तनाव होता है। तो तनाव के बहुत सारे बिंदु हैं, उस बिंदु पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे संक्षिप्त में। पहला है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो मुद्दा है ना, राज्यपाल की नियुक्ति से, चूंकि राज्यपाल जो होता है वो राज्य का एजेंट, केंद्र का एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में, चूंकि अगर सेंट्रल लेवल पे अगर किसी अलग पार्टी की सरकार रहती है तो उसकी कोशिश होती है कि राज्य में हम अपने मन पसंद के आदमी को गवर्नर बनाएं, राज्यपाल बनाएं। तो राज्यपाल के कारण, राज्यपाल की नियुक्ति के कारण जो है ना, केंद्र और राज्य के बीच जो है आपस में डिस्प्यूट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है। दूसरा क्या विवाद हो सकता है, तो दूसरा विवाद का बिंदु हो सकता है आर्टिकल 356 का दुरुपयोग। कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्रीय स्तर की जो सरकार जो है, बिना किसी तार्किक कारण के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देती है। जबकि कोशिश ये होनी चाहिए कि जब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए, जब वहाँ का राज्य का विधानमंडल ये एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले कि नहीं, राज्य की जो प्रशासनिक जो गतिविधि है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, अब जो है राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सौंप देना चाहिए। जब तक ये राज्य विधानमंडल निर्णय न ले ले तब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, तो ये सब तनाव के बिंदु हैं, राज्यपाल की नियुक्ति का भी बिंदु है और आर्टिकल 356 का भी बिंदु के कारण जो है तनाव होता है। तीसरा बिंदु पे आप करेंगे समवर्ती सूची को लेकर के होता है कि समवर्ती सूची में कोई भी डिसीजन लिया जाता है उसमें केंद्र केंद्र स्तर की जो डिसीजन होती है उस पर उसको ज़्यादा वरीयता दिया जाता है। मान लीजिए कि समवर्ती सूची में कोई विषय उत्पन्न हुआ, समवर्ती सूची में बहुत सारे विषय हैं जैसे वन, फॉरेस्ट, शिक्षा। अगर इन मुद्दों पे अगर
केंद्रीय सरकार और राज्य स्तर की सरकार आपस में विवाद करती है, तो अंततः जो है विवाद का जो पक्ष है वो केंद्रीय स्तर पे जाकर के रुकता है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वही माना जाता है। तो समवर्ती सूची के कारण भी विवाद उत्पन्न होता है। और चौथा जो विवाद का कारण है वो है राज्य सूची। कभी कभी राज्य सूची पर अनावश्यक रूप से जो है केंद्रीय स्तर की कानून बना दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना देती है, जबकि राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो पूर्ण रूप से किसका है? राज्य विधानमंडल का है। और जब तक राज्य विधानमंडल परमिशन न दे दे, ठीक है, अपने 2/3 बहुमत से, तब तक संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन कभी कभी इसका भी दुरुपयोग किया जाता है। तो ये तनाव के बिंदु देखे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन करना है आपको। यानी इसमें भी आपको 4 पॉइंट हम बता दिए, सारे पॉइंट को बिल्कुल मैं तोड़ तोड़ करके बता रहा हूँ। उसके बाद जो है आप आ जाइए सतत और समावेशी विकास पर। आप आ जाइए, देखिए आप लोगों को भी पता होगा कि भारत में जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है विकास के समान स्तर पर हैं? नहीं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी उत्तर पूर्वी राज्य को देखेंगे, उत्तर पूर्वी राज्य में कौन कौन आ गया? जो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, उत्तर पूर्वी राज्य का जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये वाला अगर हमारा पोर्शन को देखिएगा तो यहाँ पे काफ़ी कम विकास है। यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में काफ़ी कम विकास है। दूसरी बात ये है कि कुछ राज्य हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा विकसित है। विकसित में कौन हो गए? महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब काफ़ी ज़्यादा संपन्न है। तो अगर हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धी संघवाद को लाया जाता है तो महाराष्ट्र गुजरात पहले से भी ज़्यादा संपन्न है। और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को लाने के कारण महाराष्ट्र गुजरात और ज़्यादा संपन्न हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि निवेशक जो है, जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, वो यहाँ पर निवेश करना ज़्यादा पसंद करेगा महाराष्ट्र गुजरात में। क्यों? क्योंकि यहाँ से उसको रिटर्निंग बेनिफिट जल्दी होगा। केंद्रीय स्तर की जो सरकार है वो भी यहाँ पर ही ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी और ये राज्य क्या हो जाएंगे? उत्तर पूर्वी राज्य छूट जाएंगे। उसी तरह उड़ीसा की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अपने बिहार स्टेट की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इसीलिए तो नीतीश कुमार जो है ना, नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। ठीक है, विशेष राज्य के दर्जे की मांग किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक बार संसद में बहस हो रही थी, ठीक है, किसी सांसद द्वारा मुद्दा को उठाया गया था कि अब हमारे देश में सहकारी संघवाद की जरूरत नहीं है, प्रतिस्पर्धी संघवाद की जरूरत है। ठीक है, लेकिन अभी वक्त नहीं है, अभी हमारे देश में वो स्थिति नहीं है कि प्रतिस्पर्धी संघवाद लाया जाए। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिस्पर्धी संघवाद लाया जाता है तो विकास की दौड़ में बहुत सारे जो राज्य हैं वो पीछे छूट जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, और जब राज्य छूटेंगे पीछे तो उस राज्य में रहने वाले लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी काफी नीचे चला जाएगा। यानी मानव विकास सूचकांक का जो स्तर है वो भी उड़ीसा, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों का काफी नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रतिस्पर्धी संघवाद जो है के अनुकूल अभी हमारी व्यवस्था नहीं बनी है। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि प्रतिस्पर्धी संघवाद का तो चर्चा किया जा रहा, लेकिन इसका सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया था ना इस प्रतिस्पर्धी संघवाद का, 1991 में, जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी की पॉलिसी लाई गई थी,
मनमोहन सिंह के द्वारा, उसी समय प्रतिस्पर्धी संघवाद का भी कॉन्सेप्ट आया था सामने में। लेकिन लेकिन बात ये है कि अभी तक प्रतिस्पर्धी संघवाद पे हमारी केंद्रीय सरकार ध्यान नहीं देती है, सहकारी संघवाद पे ध्यान दिया जाता है, और इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारे देश में गरीबी भी काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे स्टेट में भूखमरी है, गरीबी, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर अगर प्रतिस्पर्धी संघवाद को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो हमारे देश में असमानता बढ़ सकती है। ठीक है, तो ज़रूरत इस बात का है कि सहकारी संघवाद को ज़्यादा प्रश्रय दिया जाए। ठीक है, और सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए वर्तमान बीजेपी सरकार क्या लाई थी? नीति आयोग लाई। ठीक है, सहकारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करने के लिए सरकार क्या लाई? नीति आयोग लाई। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है। फिर निष्कर्ष में वही लिख दीजिएगा कि अभी हमारा देश जो है प्रतिस्पर्धी संघवाद के अनुकूल नहीं है, क्योंकि हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी काफ़ी ज़्यादा है, लैंगिक असमानता है, क्षेत्रीय असमानता है। ज़रूरत इस बात का है कि सभी राज्य लगभग एक स्तर का विकास कर सके, तब हमारे देश में प्रतिस्पर्धी संघवाद अगर लाया जाता है तब ये बेहतर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है। एक बार मैं बिल्कुल फाइनल में कर दे रहा हूँ क्या क्या आपको अभी तक मैं बताया। संघवाद को मैंने आर्टिकल से मैं आप लोगों को समझा दिया था। आर्टिकल आर्टिकल भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 के बीच संघवाद का चर्चा किया गया है। संघवाद किसे कहते हैं? ठीक है, जहाँ पर 3 स्तर की सरकार हो, कम से कम 2 स्तर की सरकार हो, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। उसी तरह सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है? राज्य आपस में मिलजुल करके, राज्य और राज्य के बीच भी कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, और राज्यों का केंद्र स्तर पर भी कोऑर्डिनेशन, समन्वय काफ़ी अच्छा है। यानी राज्य राज्य मिल करके आपस में विकास करे, और राज्य केंद्र मिल करके आपस में विकास करे, विकास में सहभागी बने। तो ये सहकारी संघवाद हो गया। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या हो गया कि स्टेट के बीच, राज्य और राज्य के बीच क्या होगा? आपस में कंपटीशन हो जाएगा। तनाव का बिंदु क्या क्या है? तो मैंने 3-4 पॉइंट बताया है। राज्यपाल का मुद्दा है, आर्टिकल 356 है, फिर हमने बताया राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, ये सब तनाव के बिंदु है। सतत विकास में मैंने क्या बताया? अभी हमारे देश में सतत और समावेशी विकास का ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे, और निष्कर्ष को भी हमने बता दिया कि आप लोगों को क्या फीडबैक देना है कि अभी हमारे देश में सहकारी संघवाद की ही ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमारे देश की हालत ये स्थिति नहीं है कि प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूती प्रदान किया जाए। तो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आप फीडबैक देंगे तब तो मैं डिसीजन ले पाऊँगा कि मुझे किस तरीके से तैयारी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।